हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 11th के चैप्टर 5 विधायिका के अंतर्गत भारतीय संसद के बारे में बताऊंगा। भारतीय संसद के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए भारतीय संसद के तीन अंग होते हैं, तीन अभिन्न अंग होते हैं। लोकसभा यानी पहले भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। हालांकि जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। इसके बावजूद वह लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई में हिस्सा ले सकता है, उनको आहूत कर सकता है, उनको स्थगित कर सकता है, उनका विघटन कर सकता है। ये सभी अधिकार, उनका संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। ये सभी अधिकार राष्ट्रपति को संविधान में दिए गए हैं, जबकि वो किसी भी हाउस का एक निर्वाचित सदस्य नहीं होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं लोकसभा यानी लोगों की सभा, राज्यसभा यानी राज्य के द्वारा चुने गए लोग। लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर जनता सीधे अपने नुमाइंदों का लोकसभा में चुनाव करती है, जबकि राज्यसभा में अप्रत्यक्ष तरीके से सांसदों का चुनाव होता है। पहले बात कर लेते हैं लोकसभा के बारे में। देखिए लोकसभा के बारे में जो हमारे यहाँ जो अधिकतम संख्या है वो है 550, वो है हमारी 550। ठीक है, जिसमें राज्यों से जो वर्तमान विधानसभा हमारी वर्तमान लोकसभा चल रही है हमारी इस समय, उसमें ये स्थिति है कि राज्यों से चुने हुए सदस्य हैं 530, संघ शासित क्षेत्रों से चुने हुए हैं 13 और मनोनीत किए जाते हैं 2। उस अवस्था में कि यदि भारत के राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि इन चुने हुए व्यक्तियों में अगर आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है, तो उस स्थिति में भारत का राष्ट्रपति इन 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। ये करने का उन्हें अधिकार है। ठीक है, यहां पे एक वर्ड आया संघ शासित, केंद्र शासित, संघ शासित, यानी ऐसे क्षेत्र जो अभी राज्य बनने के लायक नहीं हैं, लेकिन इसके अलावा वह किसी राज्य में जोड़े भी नहीं जा सकते। वो इतने छोटे भी नहीं है कि उन्हें किसी राज्य में सम्मिलित कर दिया जाए, और इतने बड़े नहीं है कि उन्हें राज्य का दर्जा दे दिया जाए। तो ये जो क्षेत्र है वे कहलाते हैं केंद्र शासित या संघ शासित, जहां पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा वहां पर शासन चलाया जाता है, उनके द्वारा नियुक्त किए गए लोगों के द्वारा, नियुक्त किए गए अधिकारियों के द्वारा। ठीक है, इधर बात कर लेते हैं हम राज्यसभा का। जैसे मैंने आपको बताया, राज्यसभा का चुनाव, जो राज्यसभा सदस्य होते हैं उनका चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से राज्यों की सभाओं के आधार पर होता है। समझने के तौर पे आपको बता देता हूं कि राज्यसभा सदस्य का चुनाव किस तरीके से होता है। एक एग्जांपल के तौर पर कि अगर किसी एक पार्टी के विधानसभा में अगर उसके 40 विधायक किसी एक पार्टी के हैं, तो ये कहा जा सकता है कि उस पार्टी का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के लिए निर्वाचित किया जाएगा। आप इसी के आधार पर, यानी अधिकतम 40 संख्या होने पर और कम से कम 25 संख्या होने पर एक पार्टी का निर्वाचित सदस्य राज्यसभा में भेजा जाता है। ठीक है, अब राज्यसभा की जो अधिकतम संख्या है वो है 250। लेकिन वर्तमान स्थिति में जो राज्यसभा चल रही है इस समय भारत में, उसके अनुसार राज्यों से जो कुल चुने हुए नुमाइंदे हैं, सांसद हैं, वो हैं 233 और मनोनीत हैं 12। तो इस तरीके से 245 का आंकड़ा हो जाता है। ठीक है, अब हम ये बात कर लेते हैं कि राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है, उच्च सदन, क्योंकि ये कभी भंग नहीं होती है। भंग नहीं होती है। जबकि लोकसभा
समय से पहले या समय पूरा होने के बाद स्वतः ही भंग हो जाती है। ठीक है। अगर हम राज्यसभा के बारे में बात करें तो राज्यसभा को चलाने की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है वो भारत के राष्ट्रपति की होती है, जिसे राज्यसभा का सभापति कहा जाता है। जिसे राज्यसभा का सभापति कहा जाता है वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। वे भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं और उनकी एब्सेंसी में या उनकी अनुपस्थिति में उपसभापति भारत के उपराष्ट्रपति के कार्य एक सभापति के तौर पर दायित्वों का अपना निर्वहन करते हैं। ठीक है। ऐसे हम देख लेते हैं स्पीकर यानी लोकसभा स्पीकर यानी जो लोकसभा है उन्हीं में से किसी एक व्यक्ति को, यानी लोकसभा के जितने भी मेंबर हैं उसमें से एक व्यक्ति को लोकसभा का स्पीकर बनाया जाता है, जिसकी जिम्मेदारी है कि वो लोकसभा के सदन की कार्यवाहियों का अच्छी तरीके से पालन कराए। यानी कि लोकसभा में जो भी गतिविधियां होंगी, जो भी कार्यवाहियां होंगी, वो सभी स्पीकर की देखरेख में होती हैं या पूर्णतः स्पीकर की जिम्मेदारी होती है। अगर कभी स्पीकर अनुपस्थित होते हैं, स्वास्थ्य लाभ ले रहे होते हैं या कहीं विदेश दौरे पे होते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में डिप्टी स्पीकर उनके कार्यों के, उनके दायित्वों का निर्वहन कुछ समय के लिए करते हैं, उनका दायित्व निर्वहन करते हैं। ठीक है। अब हम कुछ और बात कर लेते हैं कि जैसे कि अगर हमारे दिमाग में बात आ रही है कि लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, तो भाई सबसे पहले लोकसभा के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा हटके कि लोकसभा गठन कैसे होता है, इसमें क्या योग्यताएं होती हैं, कौन लोग चुने जा सकते हैं, कौन लोग नहीं चुने जा सकते हैं। अगर इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो और वो कम से कम 25 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो, और वो कम से कम 25 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो, वो है जिस लोग, और वो इसके अलावा वो पागल या दिवालिया ना हो या किसी लाभ के पद पर ना हो। अगर उसमें ये विशेषताएं हैं तो वो आसानी से लोकसभा के चुनाव में हिस्सा ले सकता है। और जो उसका निर्वाचन होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। यानी एक निश्चित समय बाद भारत में चुनाव आयोग प्रत्येक 5 वर्ष बाद या जब भी चुनाव की जरूरत होती है तो उस समय जितने भी 18 वर्ष से उम्र के लोग होंगे, महिला पुरुष, वो सभी उसे वोट डालकर उसको जितवाने का काम करेंगे। यानी उसका वयस्क मताधिकार के तौर पर क्या किया जाएगा, उसका निर्वाचन किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, आगे देख लेते हैं। लोकसभा के सदस्यों के वेतन भत्ते बहुत ज्यादा आकर्षक होते हैं, बहुत ज्यादा क्या होते हैं, आकर्षक होते हैं। यानी आप ये मान के चलिए आज के समय में अमूमन एक लोकसभा का सदस्य जिसे 1 महीने का जो वेतन और भत्ते को अगर देख लिया जाए तो लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए तक उनका महीने का उन्हें प्राप्त होता है। 2.5 से 3 लाख रुपए, जो कि एक अच्छा खासा बजट है। इसके अलावा लोकसभा के जो भी मेंबर्स होते हैं उन्हें सरकार के द्वारा सरकारी बंगले आवंटित किए जाते हैं, सरकारी गाड़ियां आवंटित की जाती हैं, और हवाई जहाज की सेवा, रेलवे की सेवा जो भी है उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट एक निश्चित अंतराल तक दी जाती है। यानी लोकसभा का सदस्य बनना आज के समय में एक बहुत प्रभावशाली पद है, एक बहुत ज्यादा क्या है, एक प्रभावशाली पद है। ठीक है। सेम यही चीज है, लेकिन हाँ ये चीज जरूरी है कि आज के समय में भी जो लोकसभा की स्थिति है वो राज्यसभा की अपेक्षा बहुत ज्यादा ताकतवर मानी जाती है। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि लोकसभा का जो नेता है वो आए दिन टीवी पर दिखाई देता है, उसके बिना बात हुए न्यूज चल नहीं पाती है। ठीक है। जबकि राज्यसभा का जो हेड है ये, या जो राज्यसभा है, उसके लोगों के वेतन भत्ते, चुनाव प्रक्रिया, मनोनीत होने की, चुनाव होने की योग्यताएं जो भी हैं वो लगभग सेम ही हैं। वो लगभग क्या हैं,
सेम ही है, बस थोड़ा सा उनमें उम्र का क्या है, उनका फर्क हो जाता है। जैसे कि जहां पर हमने लोकसभा में बात करी 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए कम से कम, वहां पर क्या हो जाती है, 30 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। और उसका भी अगर हम और बात कर लेते हैं तो जैसे भारत के राष्ट्रपति हैं, इनकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति, इनकी उम्र क्या होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। यानी ये एक अपर हाउस है और ये राज्यों के द्वारा सांसदों को चुनकर वहां पर भेजता है। तो आज के समय में बस इसके लिए इसकी महत्ता इसलिए बढ़ जाती है राज्यसभा की कि ये कभी भंग नहीं होती है, ये कभी क्या नहीं होती है, भंग नहीं होती है। और जहां लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, वहीं राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लोकसभा कभी भी भंग हो सकती है, विघटित हो सकती है, कभी भी मध्यवर्ती चुनाव हो सकते हैं, लेकिन जो राज्यसभा है वो कभी भी भंग नहीं हो सकती, वो लगातार चलने वाली एक संस्था है।